So, hello class 8 students, welcoming you all very back to this particular chapter. Then this will be the last chapter, the last episode of this particular chapter. So, the last welcome to this particular chapter as well. So, let us get into this chapter. That will be your episode number 7, है ना? So let us get into this chapter. इसमें ज़्यादातर तो मैं लास्ट एपिसोड में क्वेश्चन आंसर्स ही करवाता हूँ, बट इस एपिसोड में थोड़ा बहुत आपका इक्का दुक्का टॉपिक बचा है जो कि बहुत ही माइन्यूट है, 2 पैराग्राफ का, एंड देन इट इज द समरी एंड देन विल फोकस ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यानी कि द एंड क्वेश्चन आंसर्स. So let us get into this चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट टॉपिक, दैट इज चैलेंजेस एंड द रोड अहेड, यानी कि क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए और उसके आगे का रास्ता क्या है. अब हमें जो रास्ता है वो देखना है. The Indian electoral system is celebrated as the world's largest democratic exercise. However, like all systems, it faces its share of challenges. Issues such as growing influence of money in election, a significant proportion of candidates with criminal records, and voter apathy, particularly in urban areas, raise important questions about the health and future of our democracy. यानी कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो आपका पूरे देश का, नॉट ओनली देश, पूरे संसार का, पूरी उसका, पूरे वर्ल्ड का आपका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वो है, यानी कि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. और ये पूरा सिस्टम है वो उसको सेलिब्रेट किया जाता है. जैसे कि बाकी सारे सिस्टम है उधर भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. जैसे कि बहुत मनी का ज़्यादा मनी का जो इन्फ्लुएंस होता है सिलेक्शन में बहुत होता है. बहुत ज़्यादा जो क्रिमिनल्स होते हैं एज एन कैंडिडेट्स जो होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी होता है उनका. एंड जो वोटर एपैथी भी होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं वो अर्बन एरियाज में भी होते हैं, है ना? एज़ वेल एज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते हैं कि हमारे आगे का जो फ्यूचर है और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी फ्यूचर में उसकी जो एज़ एन हेल्थ है, एज़ एन ये भी उससे, यानी कि डेमोक्रेसी को भी थोड़ा बहुत एज़ एन नुकसान पहुँचता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा मनी की उस वजह से बहुत ज़्यादा इधर-उधर काम होता है ना? प्लस बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, सो दे कुड काइंड ऑफ डू एज़ वेल, है ना? दोज़ थिंग्स अगेन, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज़ एन आई कांट स्पीक मच, बट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द दोज़ थिंग्स, राइट? बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं गवर्नमेंट को चलाने में. और अगर मैं ये भी बोलूँ कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है हमारी कंट्री में, बट जैसे हर एक जगह दिक्कतें आती हैं, तो हमारी कंट्री भी कोई अनोखी नहीं है. यहाँ पे भी बहुत दिक्कतें आती हैं. द वे फॉरवर्ड लाइज़ इन एम्पावरिंग वोटर्स विद द इन्फॉर्मेशन दे नीड टू मेक थॉटफुल एंड रिस्पांसिबल चॉइसेस, यानी कि आगे का अब जो है उसमें कोई झूठ, मतलब उसमें कोई आपका जो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो आगे के जो वोटर्स हैं उनको एम्पावर करे, उन्हें प्रेजेंट पावर दे, है ना? जिससे कि वो जो अपनी चॉइसेस है, अपनी जो आपके आगे के ऑप्शंस हैं कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए, उन सबको बनाने के लिए, वो एक रिस्पॉन्सिबल चॉइस हो, एक थॉटफुल चॉइस, उस पर दिमाग लगाया गया हो, राइट? जो मीडिया है, एजुकेशन है, अवेयरनेस कैंपेन है, वो साथ साथ काम करने चाहिए, जैसे कि लोगों की हेल्प हो, स्पेशली जो यूथ है उनकी. एंड वो इम्पोर्टेंट समझे वोटिंग कैसे अच्छे से करवाई जानी चाहिए, वाइजली करवानी चाहिए. वही बात है कि जो मीडिया है, एजुकेशन है, अवेयरनेस कैंपेन है, वो एक साथ चलने चाहिए, जिससे कि लोगों को हेल्प करे कि वोटिंग कितनी अच्छी और कितनी ज़रूरी और ढंग से करने की ज़रूरत है. An aware, vigilant voter is strong safeguard of democratic system and it supports with asking the right question and ends with casting a responsible vote. यानी कि सबसे बड़ी, एक सबसे विजिलेंट वोटर, एक सबसे जान बूझने वाला वोटर, वो सबसे बड़ा अच्छा एक वो स्ट्रॉन्ग पिलर होता है सेफ गार्ड करने का. डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक गार्ड होता है, एक बॉडी गार्ड होता है कि कोई भी अगर डेमोक्रेसी को चोट नहीं पहुंचा सकता. क्यों? क्योंकि उस जो बंदा वोट करे, अगर उसको सारा कुछ का पता है, सब कुछ वो देखा है, किसी की तरफ भी उसको झुकाव नहीं है, किसी की तरफ भी वो नहीं है, ही वर्क्स, ही थिंक्स, ही इज रिस्पॉन्सिबल, और उस हिसाब से वो आपकी वोट कर रहा है. सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट सिस्टम. और जो डेमोक्रेटिक एज एन गवर्नमेंट को, उसको भी थोड़ा बहुत बढ़ावा मिलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है. और वो हर एक क्वेश्चन जो है एज एन उस सरकार जो बनने वाली है, एज एन जो कैंडिडेट्स है उनसे सही क्वेश्चन पूछता है और अपना जो वोट एज एन कास्ट करता है, जो इलेक्शन का एंड करता है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल वोट दे के करता है. आगे बढ़ने से पहले, बिफोर वी मूव ऑन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो इंडियन डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन, एज आई सेड, कि एक कमरे का एकदम कोने वाला जो पिलर होता है, वैसा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है. The right to vote is a responsibility too, and it needs to be taken seriously by every voter. Voter awareness is an important aspect of the right to vote. यानी कि वोटर की, वोटर्स के लिए बढ़ावा करना, वोटर्स के लिए जान पहचान, जानकारी बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, यानी कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इन द कंट्री, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया की, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आपके इलेक्शन करवाते हैं कंट्री में, आपके इंडिया में। ईसीआई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बाकी इलेक्शन भी करवाते हैं आपकी पूरी कंट्री में। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन भी आते हैं। इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस challenges that call for voter vigilance and awareness, यानी कि वोटर को लोगों को भी विजिलेंट होना, अवेयर होने की जरूरत है, ताकि जो आपकी डेमोक्रेसी है उसको कोई भी उसमें कोई भी दाग ना लगे, कोई भी चैलेंजेस जो है इंडियन डेमोक्रेसी में फेस ना हो। राइट, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये खत्म होता है, ये समरी जो है खत्म होती है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं विद आवर क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, तो वही हम एक एक करके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देन विल मूव टू द आंसर्स ऑफ दीस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ऑलराइट, so why is the universal adult franchisee important for healthy democracy? What is the meaning of secret ballot? Why this is important in democracy? Give example of direct and indirect elections. How is the election of members of the Lok Sabha different from that of Rajya Sabha? What in the view are the advantages of EVM over paper ballot? Voter turnout has been declining in some urban areas of India, and what could be the reason for this trend? And what steps you can be take for encourage some people to vote? Why do you think proportion of seats in Lok Sabha is reserved for scheduled castes and tribes? Write a short note on this. Social media is changing the way we experience election, from catchy campaign reels and live speeches to political debates on Instagram and Twitter. But is this strengthening democracy or confusing it? Discuss. Visit the website and choose parliamentary constituency election from any year and explore its results. So ye questions हैं. So let us focus on now the answers of it. I'll again tell you all the question and then move to the answers. तो फर्स्ट है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इसलिए है क्योंकि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, वो सबको एज एन हर एक एडल्ट सिटीजन को हक देती है वोट करने का, और सबको अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपनी सरकार को चुनने का मौका देती है। कोई भी भेदभाव करने का, कोई भी ऐसी चीज़ों का जिसमें कि वो ऊपर नीचे हो, किसी एक कम्युनिटी के लिए झुकाव हो, वो सब नहीं होता। और गवर्नमेंट को एज एन लोगों का आंसरेबल बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है, जवाबदेह बनाती है। देयरफॉर एक हेल्दी डेमोक्रेसी है उसकी नींव रचाती है आपकी यूनिवर्सल adult franchisee, as it ensures equality by giving every adult citizen to the right to vote, and it allows people to participate in choosing their representatives and government, and it prevents discrimination and makes government accountable to the people, and therefore it is the foundation of healthy democracy. What is meant by secret ballot and why is it important? तो secret ballot क्या है? Secret ballot ये है कि वोटिंग मेथड ऐसे हो कि किसी को भी पता ना चले कि उसने, उस बंदे ने, जो वोटर है उसने किसको वोट किया है। क्यों? क्योंकि वोटर को एज इन कोई भी प्रेशर से, कोई भी किसी के डर से, कोई भी किसी के इन्फ्लुएंस से बचाते हैं, और जो वोटर है वो किसी के भी डर के बिना बिना डरे वोट कर सकते हैं। तो ये एज इन आपका फेयर इलेक्शन को भी दिखाता है। तो वो यहाँ पे लिखा है दैट दिस इज secret ballot is a voting method in which no one knows whom a voter has voted for, and it protects voters from pressure, fear, threat, or bribery, and allows them to vote freely according to their own choice, and this ensures that free and fair elections are going to take place. Give example of direct and indirect election. तो डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्टली वो इलेक्शन जो कि एज एन हम लोग, एज इन कॉमन पीपल लोग देते हैं, एज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि हम लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो आगे इलेक्ट करते, तो वो आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो जैसे इलेक्शन जो आपके डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन, ये डायरेक्ट इलेक्शन यानी कि हम लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, एज इन वी हैव कास्टेड वोट फॉर देम। इनडायरेक्ट इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जिन्होंने, हमने जिनको इलेक्ट किया, हमने जिनको वोट दिया, वो आगे वोटिंग करके वो लोग इन लोगों को वोट देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। ऑलराइट, हाउ इज द इलेक्शन टू द लोकसभा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ राज्यसभा? यानी कि लोकसभा का इलेक्शन राज्यसभा के इलेक्शन से डिफरेंट कैसे है? तो सी, लोकसभा जो है मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो लोग हैं, मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनको सीधा सीधा लोग यानी कि कॉमन लोग, आम जनता, वो इलेक्ट करवाते हैं। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो ज्यादातर एमएलए इलेक्ट करवाते हैं, यानी कि मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमएलए, यानी कि एमएलए उन लोगों को इलेक्ट करवाते हैं। यूजेस द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो जीत गया। वेयर राज्यसभा में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। राइट, जो लोकसभा है वहाँ पे 5 साल तक कोई भी टर्म जो है, अनलेस लाइक 5 साल का टर्म होता है, यानी कि फिर 5 इयर्स तक एक सरकार चलती है, अनलेस वो डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व यानी कि मीन्स कोई भी एज एन इशू की
वजह से या कुछ भी वजह से वो हो जाए, बंद हो जाए, तो उसकी उसमें काइंड ऑफ दिक्कत आती है एज एन, अगर इफ इन केस रिजॉल्व होता है, उसके अलावा बाकी सारा कुछ वो है। नेक्स्ट इज, इट इज अ परमानेंट हाउस, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर एवरी 2 इयर्स, यानी कि 6 साल का वो होता है ना एक टर्म काइंड ऑफ, और उसमें से 1/3 1/3 1/3 करके हर 2-2 साल में कुछ 1/3 लोग, 1/3 लोग, 1/3 लोग बदलते हैं। वही चीज है राज्यसभा में। मतलब राज्यसभा में पूरी सरकार नहीं बदलती, लेकिन लोकसभा में काइंड ऑफ पूरी सरकार बदल जाती है जब 5 साल आसन खत्म होते हैं और दूसरी कोई सरकार आती है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम क्या है, तो जैसे बैलेट पेपर पे अगर अपनी प्रेफरेंस से लिखना कि अगर मेरे को ये है, ये लोग हैं, तो इसमें से मैं फर्स्ट इसको, सेकंड इसको, थर्ड इसको, उससे आपका वोटिंग होती है फॉर योर व्हाट, फॉर योर राज्य सभा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईवीएम ओवर पेपर, यानी कि इलेक्ट्रोल सॉरी जस्ट अ सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटर सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है, उससे पेपर बैलेट का डिफरेंस क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है, देन दैट, सो लेट अस सी। जो एडवांटेजेस हैं ईवीएम के, क्योंकि वो आपकी वोटिंग बहुत जल्दी कराती है, दैट मेक्स योर फास्टर वोटिंग, है ना, काउंटिंग भी ज़्यादा जल्दी होती है। कुछ ही इनवैलिड वोट्स निकलते हैं उसमें, क्योंकि आपका बैलेट पेपर बहुत निकल सकते हैं। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, अच्छे से आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। पेपर की वेस्टेज कम होती है। आपका सिक्योरिटी बहुत अच्छे से रखी जा सकती है। रिजल्ट बहुत जल्दी आपके डिक्लेयर करे जा सकते हैं। वीवीपीएटी भी अलाउ करती है वोटर्स को कि अपना जो उन्होंने उसको वोट किया है, उन्होंने चेक कर पाएंगे उन्होंने सही जगह पे सही अपना जिसको वोट किया है उधर ही वोट दिया है कि नहीं। Why is the voter turnout declining in some urban areas and what can be done? यानी कि बहुत लोग वोट करने क्यों नहीं जा रहे, वोटर टर्नआउट मतलब कि बहुत ही कम लोग वोट करने जा रहे हैं, बहुत कम लोग ही वोट कर रहे हैं देन जो वहाँ पे एरिया है जितने लोग हैं, जितने वोटर है उसमें से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत लोग हैं ना अपने लाइफस्टाइल करके वहां से दूर चले गए हैं, अवेयरनेस करके वो सरकार से खुश नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग करते हैं, कहते हैं कि भैया हम लोग वोट नहीं देंगे तो क्या ही हो जाएगा। तो वही है, तो इसीलिए आपके सारे वोटर टर्नआउट्स कम हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर बिजी लाइफस्टाइल, माइग्रेशन, lack of awareness, political dissatisfaction, and the belief that one vote does not matter. अब इसको इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज इंक्रीज वोटर अवेयरनेस कैंपेन, यानी कि वोटर की जानकारी के लिए उनकी उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स फैलाया जाए। यूथ पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंकरेज किया जाए, यानी कि जो जवान बच्चे हैं जो कि अभी अभी एज एन सिटीजन बने जो कि वोट कर सकें, उनका इंकरेजमेंट हो। एक्सेसिबिलिटी इंकरेज की जाए, जैसे फॉर ओल्ड एज पीपल और डिसेबिलिटी पीपल, है ना। एंड मेकिंग वोटर रजिस्ट्रेशन ईजियर, जैसे कि आसानी से काम हो पाए। अवेयरनेस स्प्रेड करी जाए सोशल मीडियाज में, कॉलेज में, स्कूल में। सोशल मीडिया तो आजकल एक ऐसा मीडियम बन गया जो कि बहुत ही अच्छा यानी इम्पोर्टेंट मीडियम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आप फैला सकते हो, अपना बहुत ज़्यादा काम भी इधर से करवा सकते हो, एज एन आई थिंक सो। नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन की बहुत सारी सीट्स जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में क्यों होती हैं, तो वो देखते हैं। कि रिजर्वेशन होता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है लोगों का जो कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री है, जो पुराना टाइम है, उसमें ये लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ही ज़्यादा ये एज एन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि एज एन इनकी तरफ बहुत ही एज एन गलत वो वो रहा है कि मतलब कि इनको कोई काम नहीं देता था, इनको पैसे कम मिलते हैं, कुछ भी इनका कोई से ही नहीं था काइंड ऑफ, एज एन इनको नौकर बना के रखा होता था बहुत लोगों ने एज एन। तो इसीलिए उधर उनको थोड़ा वो दिखाने के लिए, उनको सोशल डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाने के लिए, उनको थोड़ा एज एन फेयर रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, इसलिए वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है ना। तो वही चीजें हैं दैट रिजर्वेशन इंश्योर्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स who have historically faced discrimination and social disadvantage, and it allows them to participate in lawmaking, voice their concerns, and promote equality, justice, and inclusive development. Next question देखिए, how is social media changing election, discusses benefit, challenges, focus। तो यही अभी हम बात कर रहे थे। तो सोशल मीडिया जो है ना अपने वोटर्स को ये बताता है कि कैंडिडेट क्या बोलना चाह रहा है, उनका आइडिया बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है ना। जैसे कि सोशल मीडिया हेल्प्स कैंडिडेट कम्युनिकेट विद वोटर्स क्विकली, स्प्रेड अवेयरनेस, एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन एंड अलाउ पीपल टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज। यानी कि जो ये है कैंडिडेट से एज एन हेल्प करवाता है, एज एन बहुत ही जल्दी आपकी बात एज एन लोगों तक पहुंच जाती है ना। अवेयरनेस फैला सकते हैं, स्पेशली जो यूथ है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होता है, तो उन तक भी बात पहुंच जाती है। और जो लोग हैं इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज भी उठाने लग जाते हैं, राइट। अदर देन दैट,
जैसे जैसे अच्छी चीजें हैं वैसे वैसे बुरी चीजें भी हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज, गलत गलत न्यूज़ भी फैलती हैं सोशल मीडिया में, है ना। फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, रूमर्स, जो कि वोटर्स को कंफ्यूज भी कर सकती है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे बहुत जल्दी न्यू चीजें आती हैं, वैसे ही बहुत जल्दी चीजें नीचे जाती हुई हैं। जैसे बहुत जल्दी एक अच्छी चीज आती है तो वैसे ही बहुत जल्दी बुरी चीज भी आ सकती है। तो आगे जो सोशल मीडिया है उसको एज एन रिस्पॉन्सिबली यूज करने के लिए जो भी आपको चीज दिखे उसका फैक्ट चेक करा जाए, यानी कि वो सही है कि नहीं उसको देखा जाए। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज उसको डिजिटली चेक किया जाए जिससे कि आपकी डेमोक्रेसी और अच्छी हुए, स्ट्रेंथन हुए, वीक ना हो। तो वही है दैट सोशल मीडिया हैव communicate with voters quickly, spread awareness, encourage youth participation, and allow people to discuss important issues. However, it also spread fake news, misinformation, hate speech, and rumors which can confuse voters. In the future, social media should be used responsibly with proper fact checking and digital literacy so that it strengthens democracy rather than weakens it. Alright, next is visit India vote website and study one parliamentary and one assembly election. तो मेरे हिसाब से ये आप लोग करेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में भी इफ आई नो तो बहुत अभी बहुत इलेक्शंस हुए हैं। आसन 2026 है, यहाँ पे तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हुआ, पुडुचेरी का इलेक्शन हुआ। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, वहाँ पे देख सकते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन था, पॉलिटिकल पार्टीज कितनी थी, कितने कितने वोट आए, कितना वोटर टर्नआउट निकला, और ब्रीफ कंपैरिजन कर सकते हैं इलेक्शंस में, जो कि आपका एज इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन है इसमें, और असेंबली इलेक्शन में भी। सो ये इट इज योर होमवर्क टू डू, है ना। सो दिस मच ओनली, और कोई क्वेश्चंस तो है नहीं, और इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बट द लास्ट वन इज योर होमवर्क। तो वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, ये वाली कर सकते हैं www.indiavotes.com पे। ऑलराइट, और इसी के साथ भाई आप लोगों का ये चैप्टर जो कि है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियन इलेक्टोरल और इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम होता है खत्म। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है खत्म। एंड अगर तो आपको कोई एज एन बीच में डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है तो मे बी तो हम इसको एज एन एकदम मंथ के लास्ट में, मे 31st में खत्म कर देंगे। और एज ये आपका ऑड एपिसोड रहेगा और ये एज इन 2-2 दिन में आता है, तो इसके जस्ट बाद में ही इसके साथ वाला एपिसोड, सॉरी इसके साथ वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो नो टेंशन टू बी टेकन, कोई टेंशन की बात तो है नहीं, है ना। तो ये आपका लास्ट एपिसोड था, एपिसोड नंबर 1 टू एपिसोड नंबर 7 काफी चला, है ना। मे बी आपका 10 तारीख को शुरू हुआ था, तो फ्रॉम 10th of जुलाई, है ना, से लेकर के आपका ये 31st of जुलाई तक चला, आई गेस। तो यस, अच्छी बात है। अगर तो बीच में डेट चेंज नहीं होती है, कुछ चाहिए होता है तो यही है, नहीं तो एक चीज ही कहूंगा, एपिसोड 1 to 7 आ चुके हैं, आपकी प्लेलिस्ट बन चुकी होगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट अगर आपने कोई भी एपिसोड छोड़ा हुआ है तो, है ना। एंड साथ ही साथ आपके नेक्स्ट एपिसोड फॉर द न्यू न्यू चैप्टर आएंगे साथ ही साथ, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ, और नए नए चैप्टर्स के लिए भी तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और दिन एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, एंड टेक केयर एवरीवन।